नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुत्रेजा। चुनाव की गर्मी, मौसम की गर्मी इसके दौरान ही बढ़ती जा रही है। हर नेता गर्मी के अंदर भी कंपेनिंग कर रहा है। चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, उनको शायद गर्मी नहीं सता रही क्योंकि सामने चुनाव नज़र आ रहा है। नेता को सिर्फ और सिर्फ चुनाव नज़र आ रहा है, उन्हें कोई भी गर्मी, लू, तपत बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो युवा वर्ग है वो इस चुनाव के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, जबकि आज तक हमेशा जोश भरा करता था। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार युवा कहाँ है, युवा को क्यों नहीं भय सता रहा कि कहीं ऐसी पार्टी ना बन जाए जो उनके मुद्दों और को जो है बिल्कुल गौण कर दे। उनके मुद्दे क्या हैं, अपने मुद्दों को लेकर के आखिरकार युवा आगे क्यों नहीं आ रहा। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपने भी देखा होगा कि इस बार युवा वर्ग जो है वो चुनाव से नादारद है। आखिरकार क्यों नादारद हुआ? और दूसरी बात, जो मुद्दे हैं युवाओं के वो भी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के नदारद से दिखे हैं। क्या मानते हैं सर आप? तो बात ठीक है आपकी। 2014 और 2019 या 2009 का चुनाव, सभी में हमारे देश की यूथ की बड़ी पार्टिसिपेशन दिखाई देती थी। यहाँ तक कि मोदी जी तो अपने भाषण में कहते थे कि हमारा मतलब कि जो युवा वर्ग की एवरेज है वो बहुत अच्छी है, देश की युवाओं का देश है। और 2014 और 19 के इलेक्शन में तो खासतौर पर मोदी जी के इलेक्शन में युवा वर्ग बहुत जोश में दिखाई देता था। अब युवा वर्ग कहीं ना कहीं साइलेंट है। आपकी बात, किसी भी रैली के अंदर आप ये देखो कि ज़्यादातर 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग बैठे होते हैं और वो उनमें भी कहीं जोश नहीं दिखाई देता। वो जैसे बैठे होते हैं जैसे कहीं से ढो के ला रहे। युवाओं का एकदम से उदासीन होना, और यहाँ तक कि पिछले साल तो जो पिछला चुनाव था, सेल्फी वोटर की जो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए थी, भी सेल्फी खींच के डालो, ये बड़ा उत्साह था। जो लोगों के पहली बार वोट बने थे उनमें भी बड़ा उत्साह था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसका एक मुख्य कारण ये लगता है कि जब 2009 में तो युवा वर्ग को उम्मीद थी कांग्रेस से भी हमें नौकरियां मिलेंगी, और वो उनकी उम्मीद ज़्यादा पूरी नहीं हुई, तो 2014 में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष था। युवा सड़कों पे दिखाई देता था, अन्न आंदोलन हो चाहे कोई और आंदोलन हो, तो युवा सड़कों पे दिखाई देता था। रैलियों में, मोदी जी की रैलियों में आप देखोगे बच्चे पोल पे चढ़े होते थे, पेड़ों पे चढ़े होते थे। वो चीज़ नहीं है। 2014 के बाद 2019 में भी युवाओं को उम्मीद थी, जो बच्चे ने 18 साल की उम्र में वोट डाला उसको ये था भी मैं 23 तक लग जाऊंगा, 23 के 28 भी हो गए, नौकरी नहीं मिली। तो युवा वर्ग को ऐसे लगा कि वो ठगा ठगा महसूस करता है। आज आप देखो कि युवा जितना भी है वो कहीं भी बहस करता दिखाई नहीं देता। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा भाई धर्म के नाम पे कहीं बात कर लेंगे, वो अलग विषय है, परंतु पार्टियों के लिए लड़ते दिखाई नहीं देते, मुद्दों के नाम पे कोई भी वो नहीं है। और अब तो करते करते ये हालत आ गई है कि चाहे किसी पार्टी का रोड शो हो, चाहे किसी का रैली हो, युवा वर्ग नदारद, उसमें से आपको व्यापारी नदारद रहता है। व्यापारी पहले भी कम इंटरेस्ट लेता था, परंतु अब व्यापारी को ऐसे लगने लगा है कि नुक्कड़ सभाओं में नहीं दिखाई देते। वो सोचते हैं भी क्या करेंगे जाके। तो अब गर्मी के अंदर सिर्फ या तो नेता तपते हैं या पार्टी के जो रजिस्टर्ड पदाधिकारी होते हैं वो आपको दिखाई देंगे छोटी नुक्कड़ सभाओं में, या फिर आपकी रोड शोज में, या फिर डोर टू डोर कैंपेन में। आम आदमी डोर टू डोर कैंपेन में नहीं जाता सर, जिस प्रकार से यहाँ तक कि शहर के अंदर कई जगह मैंने झंडे लगे देखे अलग अलग पार्टियों के। वो आधे झंडे तो ऐसी दुकानों पे लगे हुए हैं जहां जो दुकानें खुलती ही नहीं है। समझ लो कि आम दुकानदार खुश नहीं है लगवा के, वो फिर झंडे लगाने वालों ने क्या किया, खाली दुकानों के बाहर लगा दो।
तो ये एक नई स्थिति देखने को इस चुनाव में मिल रही है। भिवानी में जिस प्रकार से रोड शो हुए थे, कल जिस प्रकार से धर्मवीर जी का था, उससे पहले जो है कांग्रेस का रावदान सिंह जी का था, युवा वर्ग सर वहां पर भी दिखाई नहीं दिया। दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही जो नेता थे, दोनों वहां पर युवा की काफी कमी जो है वो दिखाई दी थी। युवा भी नहीं था और ज्यादातर दोनों के अंदर ही पार्टी के सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता थे, आम आदमी दोनों में नहीं दिखाई दे रहा था। या तो आम आदमी इस चीज को समझने लगा है कि नेता किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। अब आप देखो भिवानी का चुनाव है, धर्मवीर जी और रावदान सिंह जी दोनों अलग अलग पार्टियां, लोग कई बार इन पार्टियों को लेके आपस में उलझ भी जाते हैं, परंतु दोनों ने अब तक पिछले 12 दिन का कैंपेन है, एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। दोनों एक ही बात कहते हैं, हमारी तो विचारधारा की लड़ाई है। तो फिर आम आदमी क्यों लड़ेगा भाई? दोनों चौधरी बंसीलाल के माथा टेकते हैं। रावदान सिंह जी के तो शाम में पोस्टर लगे हुए थे, तो चौधरी बंसीलाल के फोटो, किरण चौधरी के फोटो। धर्मवीर जी कल सराय चोटा में चौधरी बंसीलाल को माल्यार्पण कर धुर विरोधी रहे हैं सारी उम्र। राजनीति चौधरी बंसीलाल के खिलाफ ही रही है, परंतु वो भी चौधरी बंसीलाल को माला डाल के आए हैं। तो आम आदमी को भी समझ आने लगा भी नेता जब उस तरह की कैंपेन नहीं कर रहे तो तुम भी क्यों अपने आप को उलझाओ। और युवा तो खास तौर पे जब नौकरियां, जिन बच्चों ने बड़ी उम्मीद से 14 या 19 में पार्टिसिपेट किया, जब उन्हें आज वो 28 साल के हो गए, नौकरी आज भी नहीं मिली, तो उनमें कहीं निराशा भी है। मिलना तो कुछ है नहीं, पहले कांग्रेस ने ठगा, अब बीजेपी ठग रही है, तो नौकरी तो है नहीं, तो हम किस बात का सक्रियता से हिस्सा लें। हाँ ठीक है, वोट डाल देंगे, बाकी गर्मी में तपने के लिए युवा आगे नहीं आ रहा। सर एक चीज़ और बड़ी बात है सर, जब इलेक्शन शुरू होता है तब कहा जाता है कि इतने युवाओं को हम लोग नौकरियां देंगे। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, नेता बन जाते हैं, कोई पीएम बन गया, कोई सीएम बन गया, उसके बाद क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं है, उनके पास, वो सबको रोज़गार नहीं दे सकते, आप अपने रोज़गार खुद जो है वो चुनें, ऐसी ऐसी कंपनियां खोले ताकि आप दूसरों को रोज़गार दे सकें, सरकारी नौकरी ना मांगे। फिर ये इस तरह से क्यों मतलब जो है युवाओं को ठगते हैं कि या तो फिर पहले ही मत कहो कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, आप अपना बिजनेस पहले ही कर लो, ताकि वो पहले ही जो है अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर ले कि मैंने पढ़ाई करके अपना ये बिजनेस करना है। वो दीपक जी वही तो बात है ना, ठगना है। वोट के लिए ठगते हैं, वाकई में ठगते हैं। कितना भी झूठ बुलवा लो, यहां तक कि हरियाणा में तो कह देते हैं भाई नोटों की मशीन लगा देंगे गांव में और 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 5 करोड़ नौकरियां दे देंगे। नौकरियां हैं कहाँ उनके पास? जब तक आपकी काम धंधों में प्रोडक्शन लाइन ही आपकी नहीं चल पा रही है, मैंने जो आपका कारखाने नहीं खुलेंगे, नई संस्थाएं नहीं खुलेंगी, नए स्कूल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ये नहीं खुलेंगे, कहाँ से नौकरियां आएंगी? नेताओं को तो जब इलेक्शन होता है ना, उनको लोगों को समझाना नहीं होता, वो कोशिश करते हैं लोगों को भकाने की। एक होता है समझाना, एक होता है भकाना। तो वो भकाते हैं, भाई भका दो एक बार, वोट ले लो, बाद में ठीक है देखी जाएगी। ना बजट होता है उनके सरकार के पास, ना कोई उनके पास रोड मैप होता है, बस जनता से वोट लेने हैं और अपना मस्त हो गया, अपना आगे मौज करनी। मैनिफेस्टो के अंदर से देखने में आता है, हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो जो है इलेक्शन के समय में देती है। उसमें तो कह देती है कि हम लोग इतने युवाओं को रोज़गार देंगे, इतनी फैक्ट्रियां खोलेंगे, इतने एम्स बना देंगे, इतने मेडिकल कॉलेज बना देंगे, और जब बन जाते हैं तब कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं कि बन जाते नहीं है, चुनाव जब चल रहा होता तब भी मैनिफेस्टो का चर्चा नहीं करते। अब आप ये देखो, चर्चा किस चीज की होती है? धारा 370 हटा दी, मंदिर बना दिया, कांग्रेस वाले कहेंगे कि हम 1-1 लाख रुपए लोगों के खाते में डाल देंगे। अरे कोई लॉजिकल बात ही नहीं आ रही। कोई ये नहीं कह रहा भी मैं इतने कारखाने लगाऊंगा और कि ये मेरा रोड मैप है, मैं ऐसे ऐसे। जनता से तो सिर्फ वोट लेने होते हैं, जनता को तो भकाना होता है, वो भका के अपना वोट लेते हैं और सरकार बनाते हैं और पार जाते हैं।
तो क्या चुनाव आयोग को जो मैनिफेस्टो है उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि देखो, जब कोई भी आदमी मंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है, उसके बाद कोई एमएलए अपना काम लेके जाता है तो वो कहते हैं फिजिबिलिटी है या नहीं है। वहाँ के अधिकारियों से पूछा जाता है कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसकी फिजिबिलिटी है तो वो पास करेंगे, नहीं तो नहीं। तो चुनाव आयोग को भी चाहिए कि उसकी फिजिबिलिटी नहीं है तो आप ऐसे मैनिफेस्टो क्यों बनवा करके जो है नेताओं के मुंह से करवा रहे हो? सर, चुनाव आयोग भी तो ऐसे बनाए जाते हैं, टूथलेस है। उनको, ऐसे लोगों को चुनाव आयोग में लाया जाता है। अब आपके 3 चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तीनों के तीनों रिटायर्ड अधिकारी हैं। आप एक आदमी नौकरी में होगा, उस पर एक दबाव होगा भी कल को तू गलत काम करेगा, तेरी नौकरी जा सकती है, तेरी पेंशन रुक सकती है, तेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है। प्राइवेट जो आदमी रिटायर्ड आदमी है, उसको तो एक तस्तरी में रखी हुई चीज परोसी जा रही है, उसे जो परोसेगा वो उसको बड़ा मानेगा, वो उसके हिसाब से चलेगा। तो चुनाव आयोग, हमारी जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं, अगर ये ईमानदारी से काम कर लें तो देश का आधा सुधार हो जाएगा। तो वो तो हमारा जो राजनीतिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इन संस्थाओं को ढंग से चलने ही नहीं देता। मतलब कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जब तक सुधार नहीं होगा तब तक युवा भी, व्यापारी भी, देश का हर व्यक्ति ठगा सा महसूस होता रहेगा नेताओं के हाथों पर, क्योंकि नेताओं के हाथ में सिर्फ और सिर्फ जुबान है और मैनिफेस्टो है। वो लोगों को किसी तरह से कंपेनिंग देखो ना, करके ठग इस सकता है। चुनाव में तो युवा निराश हुआ, मैं अगले चुनाव में आपको दिखाऊंगा और वर्ग भी निराश हो जाएंगे। और ये जाके कोई 20-30 साल ऐसे ही चलेगा, फिर जाके कोई क्रांति आएगी तो बदलाव आएंगे। मतलब कि क्रांति आनी जरूरी है हर चीज़ के लिए, तो उसी तरह युवाओं को भी सोचना चाहिए कि आपका समय है। अब आप नेताओं से सवाल पूछिए, क्योंकि जब जब नेता आपके पास आते हैं, क्योंकि अब डोर टू डोर कंपेनिंग भी जो है वो शुरू हो जाएगी। जब नेता आपके घर में आए तो आप उनसे सवाल कीजिए, उनसे पूछिए कि आपने जो पिछले चुनाव में वादे किए थे वो वादे धरती पर कहाँ पर हैं। और दूसरी बात, जो दूसरी पार्टियां हैं वो जो वादे करती हैं, उनको चाहिए कि मैनिफेस्टो अपने साथ लेकर के चले, अपने लोगों को समझाएं कि हम ये चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हमारे को जो है, हालांकि ये चीज़ भी होनी चाहिए सर, कोई मैनिफेस्टो अगर पूरा नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो है कानूनी प्रक्रिया के अंदर उसको लाना चाहिए। लाना तो चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि जो आपका प्रेजेंट कानून है, अगर इसी को ढंग से लागू कर लें तो बहुत सुधार हो जाएगा। हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो हमारे कानून है उनको ढंग से लागू नहीं किया जा रहा। और जब तक हमारे नेता जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे और जनता भी भेड़ चाल की तरह वोट देती रहेगी, तब तक ना तो देश तरक्की करेगा ना लोग तरक्की करेंगे। ये बातों से कुछ नहीं फायदा करने का। देश मजबूत है, देश इंटरनेशनल लेवल में मजबूत है। मजबूत तब होता है देश जब उसमें रहने वाले लोग मजबूत होंगे। आज बच्चों को बेरोजगार नहीं है, वो कमजोर है, आप कह रहे हो देश मजबूत है, कहाँ मजबूत रह गया? जब आपके लड़कियां सेफ नहीं है तो कहाँ देश मजबूत रह गया? तो बातों से देश मजबूत नहीं हो सकता। हाँ, एक समय आएगा, मैं बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे। अब अभी तो यूथ सिर्फ निराश हुआ है, अब ये यूथ आगे आगे और अग्रेसिव भी होगा फिर इन नेताओं के खिलाफ, ताकि ये लोग झूठ ना बोल सकें। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से अभी फिलहाल गर्मी की तपत बढ़ रही है, युवा गायब है, क्योंकि सिर्फ पदाधिकारी जो है वही वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगला जो पड़ाव होगा उसके अंदर डोर टू डोर कैंपेन जो है वो शुरू होगी। हम तो युवाओं से ये कहेंगे कि जो भी नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो आपको उनसे सवाल करने चाहिए, आपको उनसे पूछना चाहिए कि हमने आपको पहले जो अधिकार दिए थे, आपने उन अधिकारों का क्या किया, हमारी मांगों का और हमारे जो आपके जो मैनिफेस्टो थे उसमें से आपने कितने काम किए, ताकि आपको उनके ऊपर विश्वास हो सके कि हाँ, इन्होंने पहले काम किए थे तो आगे भी कोई काम करेगा। और दूसरी पार्टियां जो कि अभी फिलहाल विपक्ष में है, वो आपके पास आती हैं, आपका अपना मैनिफेस्टो दिखाती हैं, तो आप उनसे पूछिए कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है, किस फिजिबिलिटी के अनुसार जो है वो काम करवाएंगे और आपका विकास होगा और आप मजबूती में जो है अपने देश में रह सकेंगे। खैर, ये आपका खुद का विषय है, आप इस विषय के ऊपर ज़रूर ध्यान दें और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नमस्कार।